हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सूर्यवीर भगौर आप सभी के सामने हाजिर हूं दोबारा से एक नया टॉपिक के साथ में। तो आज हम एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और आज का हमारा टॉपिक रहेगा एंडोक्राइन सिस्टम। तो आज हम एंडोक्राइन सिस्टम या अंतःस्रावी तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, वी विल गोइंग टू डिस्कस द एंडोक्राइन सिस्टम। ओके। एंडोक्राइन सिस्टम या अंतःस्रावी तंत्र। देखो, अंतःस्रावी तंत्र एक ऐसा तंत्र होता है जिसमें हम अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन करते हैं। एक ऐसा तंत्र जिसमें हम अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन करते हैं उसको एंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है। सबसे पहले बात आती है कि फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कौन थे? तो थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन इज कॉल्ड फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। तो अंतःस्रावी तंत्र के जनक, अंतःस्रावी तंत्र के जनक जनक किसे कहा जाता है? तो वो है थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन। देखो, सबसे पहले बात आती है कि अंतःस्रावी ग्रंथि होती क्या है। चलो, अंतःस्रावी ग्रंथियों की अपन चर्चा करते हैं, लेकिन सबसे पहले अपन इस चीज के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि ग्रंथि क्या होती है। तो अंतःस्रावी तंत्र में सबसे पहले तो हम अंतःस्रावी ग्रंथि का अध्ययन करेंगे। अंतःस्रावी अंतःस्रावी ग्रंथि। देखो, अंतःस्रावी ग्रंथि या एंडोक्राइन ग्लैंड। तो अंतःस्रावी ग्रंथि या फिर सबसे पहले समझते हैं हम ग्रंथि क्या होती है। तो जो ग्रंथि होती है, ग्लैंड, वो होती है ग्रोथ ऑफ सेल। क्या डियर फ्रेंड्स? ग्रोथ ऑफ सेल, कोशिकाओं का समूह। कोशिकाओं का समूह। तो कोशिकाओं का समूह क्या कहलाती है? ग्रंथि कहलाती है। ग्रंथि कुछ नहीं होती, बहुत सारी कोशिकाएं, मान के चलो ये एक सेल है। अब ये सेल डिवीजन करेगी और बहुत सारी सेल्स बना देगी आपस में। तो ये क्या हो गई? डिवाइड हो जाएगी ये। तो ये क्या बन गई? ये एक सेल है, मतलब कोशिका है। और ये कोशिका, और ये क्या है? ग्रंथि है, ग्लैंड या ग्रंथि। ओके। तो ग्रंथि कुछ नहीं होती, बहुत सारी कोशिकाएं ही ग्रंथि कहलाती हैं। अब अब हम पढ़ते हैं, ग्रंथियों के प्रकार पढ़ेंगे और ग्रंथि किन किन पदार्थों का स्त्रावन करती हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्लैंड। देखिए, जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं वो हार्मोन का स्त्रावन करती हैं। किसका? हार्मोन का। हार्मोन का स्त्रावन करती हैं। हार्मोन। अब हम देखते हैं हार्मोन क्या होते हैं। तो हार्मोन जो होते हैं
वो प्रोटीन नेचर के होते हैं, प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। ज़्यादातर हार्मोन जो होते हैं वो प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहुत से हार्मोन ऐसे होते हैं जो अमीनो अम्ल युक्त होते हैं या स्टेरॉयड हार्मोन भी होते हैं प्रोटीन प्रकृति के। और इनमें उदाहरण आता है इंसुलिन, इंसुलिन और ग्लूकागोन, ग्लूकागोन। अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि वे ग्रंथियां होती हैं जो किसका स्त्रावन करती हैं माय डियर फ्रेंड्स, हार्मोन का स्त्रावन करती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन का स्त्रावन करती हैं और ये बहुत ही कम मात्रा में हार्मोनों का स्त्रावन करती हैं, कम मात्रा में, कम मात्रा में। और हार्मोन जो होते हैं वो केमिकल मैसेंजर होते हैं, मतलब रासायनिक संदेशवाहक, रासायनिक संदेशवाहक, संदेशवाहक या केमिकल मैसेंजर होते हैं। हार्मोन क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर होते हैं या संदेशवाहक होते हैं। रासायनिक संदेशवाहक जो पदार्थ होते हैं वो हार्मोन कहलाते हैं, केमिकल मैसेंजर। अब देखो, हम बात कर रहे थे हार्मोन के बारे में, तो हार्मोन सबसे पहले प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। और प्रोटीन प्रकृति के हार्मोन कौन कौन से होते हैं? इंसुलिन और ग्लूकागोन। साथ में कुछ हार्मोन जो हैं वो अमीनो अम्ल युक्त होते हैं। तो कौन से ऐसे हार्मोन होते हैं अमीनो अम्ल युक्त? अमीनो अम्ल युक्त, युक्त वो होते हैं एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन। और एक प्रकार के हार्मोन वो होते हैं, देखो, अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन का स्त्रावन करती हैं। ये हार्मोन जो होते हैं वो सर्वाधिक हार्मोन जो होते हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं। और प्रोटीन नेचर के हार्मोन कौन कौन से होते हैं माय डियर फ्रेंड्स? इंसुलिन और ग्लूकागोन। उसके बाद आते हैं अमीनो एसिड युक्त। तो अमीनो एसिड युक्त में एग्जाम्पल आता है एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, ये दो हार्मोन। और इसके अलावा और भी होते हैं। तो ये अमीनो अम्ल युक्त हार्मोन हो गए। इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि स्टेरॉयड हार्मोन, स्टेरॉयड हार्मोन, स्टेरॉयड हार्मोन क्या हो गए? तो इनमें आते हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, स्टेरॉन। ये क्या होते हैं? स्टेरॉयड टाइप के हार्मोन होते हैं। कौन से? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन। ये क्या होते हैं? स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं। और अमीनो अम्ल युक्त हार्मोनों की अगर हम बात करें तो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन की चर्चा करी थी। देखो, हार्मोन शब्द जो होता है, ये हार्मोन सबसे पहले हमने देखा कि जो हार्मोन होते हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं, जिनमें इंसुलिन, ग्लूकागोन इत्यादि आए थे। उसके बाद में अगला प्रकार पढ़ा, उसमें देखा था कि जो हार्मोन होते हैं वो प्रोटीन के बाद में अमीनो अम्ल युक्त भी होते हैं। उनमें एग्जाम्पल पढ़ा था एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। उसके बाद में स्टेरॉयड हार्मोन्स भी कुछ होते हैं, जिनमें एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन,
टेस्टोस्टेरोन आदि आते हैं। ठीक है, तो देखो हार्मोन जो है वो कम मात्रा में स्रावित किए जाते हैं। हार्मोन जो होते हैं वो कम मात्रा में स्रावित किए जाते हैं और केमिकल मैसेंजर होते हैं। कम स्रावण किया जाता है इनका और ये केमिकल मैसेंजर होते हैं। केमिकल मैसेंजर होते हैं यानी कि रासायनिक संदेश वाहक। रासायनिक रासायनिक संदेश वाहक। उसके बाद में ये क्या है कि जैव रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के बाद में तुरंत नष्ट हो जाते हैं। यूज होने के बाद में, उपयोग के बाद में नष्ट हो जाते हैं। हार्मोन जो होते हैं वो उपयोग के बाद में नष्ट हो जाते हैं, वापस से इनको यूज में नहीं लिया जा सकता। उपयोग के बाद में नष्ट हो जाते हैं। नॉट रीयूज, नॉट रीयूज। और हार्मोन की अगर हम बात करें तो जो हार्मोन होता है सबसे पहले सन 1903 में माय डियर फ्रेंड्स विलियम बेलिस और अर्नेस्ट स्टार्लिंग ने ग्रहणी की श्लेष्मा कोशिकाओं से सीक्रेटिन नामक हार्मोन को खोजा था। क्या विलियम बेलिस और अर्नेस्ट स्टार्लिंग और विलियम बेलिस नामक दो वैज्ञानिक हुए थे। उन्होंने छोटी आंत का एक भाग होता है, जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तब उसके बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तार से। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो हार्मोन होते हैं, हार्मोन की सर्वप्रथम जो खोज करी थी वो 1903 में विलियम बेलिस और अर्नेस्ट स्टार्लिंग नामक दो वैज्ञानिकों ने ग्रहणी की श्लेष्मा कोशिकाओं से सीक्रेटिन नामक हार्मोन को खोजा था, जो कि पहला ज्ञात हार्मोन था। ग्रहणी की, ये देखो विलियम स्टार्लिंग, विलियम बेलिस, विलियम बेलिस और अर्नेस्ट स्टार्लिंग स्टार्लिंग ने ग्रहणी की श्लेष्मा कोशिकाओं से, ग्रहणी की श्लेष्मा से सीक्रेटिन सीक्रेटिन नामक हार्मोन को खोजा। किससे डियर फ्रेंड्स? हार्मोन को सन 1903 में खोजा था। किसने? विलियम बेलिस और अर्नेस्ट स्टार्लिंग ने 1903 में ड्यूडेनम यानी ग्रहणी की ड्यूडेनम की श्लेष्मा कोशिकाओं से
श्लेष्मा कोशिकाओं से सीक्रेटिन हार्मोन को खोजा। तो फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन, फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन, प्रथम खोजा गया हार्मोन कौन सा था माय डियर फ्रेंड्स? प्रथम खोजा गया हार्मोन जो था उसका नाम है सीक्रेटिन। कहाँ से खोजा? ग्रहणी की श्लेष्मा कोशिकाओं से। अब बताओ, सबसे पहला ज्ञात हार्मोन विलियम वेलिस और अर्नेस्ट स्टार्लिंग ने 1903 ईस्वी में ग्रहणी की श्लेष्मा कोशिकाओं से खोज लिया था। माय डियर फ्रेंड्स, आई टोल्ड यू दैट जो हार्मोन होते हैं वो बहुत ही कम मात्रा में स्रावित होते हैं, बहुत ही कम मात्रा में स्रावित होते हैं और ये प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। कुछ हार्मोन नॉन प्रोटीनियस नेचर के होते हैं, यानी कि अमीनो अम्ल प्रकृति के होते हैं, और कुछ हार्मोन जो होते हैं वो स्टीरॉयड नेचर के होते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। ये स्टीरॉयड हार्मोन जो होते हैं वो, ठीक है। तो और अब आगे हम डिस्कस करेंगे इस चीज़ के बारे में कि हार्मोन जो होते हैं वो बायोकेमिकल मैसेंजर के रूप में किस प्रकार से कार्य करते हैं। देखिए, हार्मोन ये बायोकेमिकल मैसेंजर कैसे हुए? क्योंकि ये थोड़ी सी मात्रा में स्रावित होते हैं और ये हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा इनका सीक्रेशन किया जाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियां अपने सीक्रेशन को, यानी कि सीक्रेशन क्या हुआ? सीक्रेशन हुआ हार्मोन। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां अपने सीक्रेशन को यानी हार्मोन को डायरेक्ट ब्लड में सीक्रेट करती हैं और डेस्टिनेशन तक पहुंचाती हैं। ये होता है हार्मोनों का कार्य। कैसे? ब्लड में छोड़ती हैं ये डायरेक्ट, यानी डक्टलेस होती हैं। तो जैसे मैं आपको बताऊं, ये यहाँ पर पीयूष ग्रंथि है, जैसे पीयूष ग्रंथि। अब ग्रंथि है, ग्रंथि है यानी क्या हुआ? कोशिकाओं का एक समूह ही तो है। ग्रंथि का मतलब पीयूष ग्रंथि है। ये पीयूष ग्रंथि है यानी कोशिका, कोई भी ग्रंथि हो वो क्या होती है? एक ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड ग्लैंड, मतलब कोशिकाओं का समूह होता है, उसी को हम ग्रंथि कहते हैं। तो ग्रंथि है तो कुछ न कुछ स्त्रावित करेगी। अब हम देखते हैं ये किस प्रकार की ग्रंथि है। तो ये है अंतःस्रावी ग्रंथि। कौन सी है? अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती हैं उनका जो स्त्रावन होता है, स्त्राव सीक्रेट जो होता है वो क्या होता है? हार्मोन। तो अब ये क्या करेगी? जैसे पीयूष ग्रंथि के द्वारा कई प्रकार के हार्मोनों का स्त्रावन किया जाता है, उनमें से एक हार्मोन होता है टीएसएच, जिसे कहते हैं टीएसएच, इसे कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसे बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब क्या है कि ये थायराइड ग्रंथि टीएसएच का स्त्रावन करती है। तो चूंकि ये थायराइड ग्रंथि जो होती है वो अंतःस्रावी नेचर की होती है और अंतःस्रावी ग्रंथि होने के कारण ये हार्मोन का स्त्रावन करेगी जो कि बहुत कम मात्रा में होंगे। और अंतःस्रावी ग्रंथियां एक्चुअली वो ग्रंथियां होती हैं जो अपने सीक्रेशन को किसी डक्ट के माध्यम से स्त्रावित न करके डायरेक्ट
ब्लड में स्त्रावित करती हैं, और ब्लड में जैसे ही ये, अब ये ग्रंथि है तो टीएसएच का स्त्रावन किया, और अंतःस्त्रावी ग्रंथि है तो बताओ अपने जो सीक्रेशन है स्त्राव उसको कहाँ छोड़ेगी, ये सीधे रक्त में, सीधे रक्त में छोड़ेगी। और रक्त में जैसे ही ये इसको छोड़ेगी तो इसका क्या काम है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन के स्त्रावन को प्रेरित करता है। तो ये टीएसएच हार्मोन जो है वो ब्लड के साथ में मिलकर के थायराइड ग्रंथि तक पहुंचेगा ब्लड में, न कि डक्ट के माध्यम से। तो ये क्या है, डक्टलेस होती हैं। सबसे बड़ी पहचान होती है इनकी, ये होती है डक्टलेस या नलिका विहीन ग्रंथियां। डक्टलेस, नलिका विहीन ग्रंथि होती हैं, यानी कि स्त्राव को सीधे रक्त में स्त्रावित करती हैं। अब जैसे अब हमने पीयूष ग्रंथि का एग्जाम्पल लिया, तो पीयूष ग्रंथि कैसी होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि। और अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती हैं वो कैसी होती हैं माय डियर फ्रेंड्स, डक्टलेस होती हैं। डक्टलेस होंगी तो कोई नलिका के माध्यम से तो उनका जो सीक्रेशन है वो जाएगा नहीं। तो ये जो हार्मोन होंगे ये किसका स्त्रावन करती हैं, हार्मोन का। अब ये हार्मोन जो है वो किसी डक्ट के माध्यम से नहीं जाकर के डायरेक्टली किसके माध्यम से जाएगा, ब्लड के माध्यम से। तो ब्लड के माध्यम से जाएगा, ये ब्लड के माध्यम से जाएगा और टारगेट ऑर्गन तक जाएगा। अब पीयूष ग्रंथि ने, आप ये सोचो कि पीयूष ग्रंथि ने टीएसएच यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सीक्रेशन किया, तो अब ये सीक्रेशन ब्लड में जाएगा सीधे। ये ब्लड है, ब्लड के माध्यम से ये टीएसएच इसमें मिल गया, और मिल करके ये यहाँ पर जैसे थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि, इस थायराइड ग्रंथि तक पहुंचेगा। ये पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि से क्या निकला, कौन सा हार्मोन स्त्रावित हुआ, टीएसएच यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्रंथि तक पहुंचेगा और थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन के स्त्रावन के लिए प्रेरित करेगा। कौन, टीएसएच। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो टीएसएच यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो किसके द्वारा स्त्रावित किया जाता है, ये स्त्रावित किया जाता है माय डियर फ्रेंड्स पीयूष ग्रंथि के द्वारा। और पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है, और अंतःस्रावी ग्रंथि डक्टलेस होती हैं। तो बताओ ये टीएसएच डक्ट के द्वारा जाएगा या डक्टलेस होकर के जाएगा, तो ये डक्टलेस स्थिति में जाएगा, यानी कि ब्लड के साथ में मिलेगा और मिलकर के सीधा कहाँ चला जाएगा, गले में अपनी जो थायराइड ग्रंथि है वहां तक चला जाएगा। बताओ, तो ये कम मात्रा में स्त्रावित होते हैं। और अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन का सीक्रेशन करती हैं, ये डक्टलेस होती हैं और अपने स्राव को सीधे ही कहाँ, ब्लड में छोड़ती हैं, और कम मात्रा में, कम मात्रा में, कम मात्रा में, कम मात्रा में, कम मात्रा में स्त्रावित करती हैं। अब ये बायोकेमिकल मैसेंजर के रूप में कार्य करती हैं। सुनो, अंतःस्रावी ग्रंथि हम पढ़ रहे हैं, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। बताओ इनके स्त्रावन को क्या बोलेंगे, हार्मोन। क्या बोलेंगे, हार्मोन।
ये कैसी होती हैं? तो ये होती हैं डक्टलेस, यानी कि नलिका विहीन ग्रंथि। नलिका विहीन ग्रंथि। ये हार्मोन जो होगा कम मात्रा में स्रावित होगा, कम मात्रा में स्रावित होगा, वापस से इसको यूज नहीं लिया जा सकता। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि ये अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं वो बायोकेमिकल मैसेंजर के रूप में कार्य करती हैं। बायोकेमिकल मैसेंजर, यानी कि जैव रासायनिक संदेशवाहक। संदेशवाहक, जैव रासायनिक संदेशवाहक। अब बताओ बायोकेमिकल मैसेंजर का मतलब क्या हुआ? अब जैसे हमने उदाहरण लिया था पीयूष ग्रंथि का, तो हम देखते हैं कि जैसे शरीर में अपने बॉडी है, बॉडी में जैसे कोई चीज़ की कमी पड़ गई, जैसे अगर हम बात करें कि अपन यही मान लेते हैं कि बॉडी में मेटाबॉलिज्म कम हो गया, तो मेटाबॉलिज्म को कौन कंट्रोल करती है? थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जो अपने गले में होती है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। ठीक है। और ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। अब जैसे ही बॉडी से मेटाबॉलिज्म कम हुआ, तो अपना जो ब्रेन है इसमें जो हाइपोथैलेमस है, वो हाइपोथैलेमस मैसेज भेजेगा सबसे पहले किसको? पीयूष ग्रंथि को। और पीयूष ग्रंथि क्या करेगी? टीएसएच का स्त्रावन करेगी। तो पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसने कौन से हार्मोन का स्त्रावन किया? टीएसएच का। टीएसएच यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसके द्वारा छोड़ा गया? पीयूष ग्रंथि के द्वारा। ये थोड़ी सी मात्रा में ब्लड के साथ में मिलेगा, क्योंकि ये डक्टलेस के द्वारा स्त्रावित किया गया है। अंतःस्रावी ग्रंथियां डक्टलेस होती हैं दोस्तों। तो ये टीएसएच ब्लड के साथ में मिलेगा और मिल करके कहाँ तक जाएगा? अपना टारगेट अंग है। टारगेट अंग मतलब इसको करना क्या है? इसको करना है क्योंकि हाइपोथैलेमस ने पीयूष ग्रंथि के साथ मैसेज दिया कि हेलो भाई, कहाँ सो रहा है, बॉडी में मेटाबॉलिज्म की कमी पड़ गई है। तब अच्छा मेटाबॉलिज्म कम हो गया, तुरंत से पीयूष ग्रंथि ने टीएसएच का स्त्रावन कर दिया। जैसे ही टीएसएच पीयूष ग्रंथि ने छोड़ा, और ये टीएसएच ब्लड के साथ में मिलकर के कहाँ पहुंचेगा? थायराइड ग्रंथि के साथ में। और उससे कहेगा भाई जल्दी से थायरोक्सिन हार्मोन निकालो, बॉडी में मेटाबॉलिज्म की कमी पड़ गई है। तब ये अपनी पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि ने किसको निकाला? कौन सा हार्मोन स्त्रावित किया? टीएसएच। ये टीएसएच कहाँ गया? ब्लड में, यानी रक्त में मिला, और रक्त में मिलकर के कहाँ पर पहुंचा? ये थायराइड ग्लैंड तक, थायराइड ग्रंथि तक। कौन? टीएसएच ब्लड में मिला, थायराइड ग्रंथि तक पहुंचा, और तब जाकर के थायराइड ग्रंथि ने थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्रावन किया। ओके माय डियर फ्रेंड्स, हैव यू गॉट इट द पॉइंट? थायराइड ग्रंथि का स्त्रावन किया किसने? थायराइड ग्रंथि ने थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्रावन किया। अब ये किसको कंट्रोल करेगा? कंट्रोल मेटाबॉलिज्म को। किसको? उपापचय को, उपापचय को। और ये पीयूष ग्रंथि के ऊपर कौन बैठा है? हाइपोथैलेमस। कौन बैठा है माय डियर फ्रेंड्स? हाइपोथैलेमस। अब बताओ रासायनिक संदेशवाहक हुआ कि नहीं? जैसे ही बॉडी में इसी प्रकार से सभी हार्मोन काम करते हैं, जिस भी कोई भी अंग है, जैसे वृद्धि, विकास, भूख, प्यास, किसी चीज की कमी, वृद्धि होने पर इनका जो नियंत्रण होता है वो इन हार्मोनों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अब जैसे ही बॉडी में मेटाबॉलिज्म की कमी हुई, तो हाइपोथैलेमस ने संदेश भेजा
किसके पास में भेजा संदेश? पीयूष ग्रंथि के पास में, कि हेलो भाई, टीएसएच हार्मोन यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकालो, मेटाबॉलिज्म की कमी आई। तो मेटाबॉलिज्म की जैसे ही कमी आई, पीयूष ग्रंथि के पास में मैसेज आया और पीयूष ग्रंथि ने क्या निकाला? टीएसएच यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जैसे ही अब ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ब्लड के साथ में मिला कम मात्रा में, तो थोड़ी मात्रा में चूंकि यह ब्लड के साथ में मिलकर के थायराइड ग्रंथि तक पहुंचा और थायराइड ग्रंथि को इसने एक मैसेज भेजा, इसीलिए इसे बोला जाता है, इनके जो स्त्राव होता है अंतःस्रावी ग्रंथियों का जो सीक्रेशन होता है उसको हम बायोकेमिकल मैसेंजर के रूप में कहते हैं। जैसे टीएसएस ने, अब ऐसे ही कोई भी हार्मोन हुआ, जैसे प्रोलैक्टिन हार्मोन हुआ, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन प्रोलैक्टिन हार्मोन बताओ। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, इसका मुख्य काम होता है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। तो दुग्ध निर्माण करता है। तो जैसे ही दूध की कमी आई मेमरी ग्लैंड्स में, तो भी इसी प्रकार से थायराइड ग्रंथि प्रोलैक्ट एक प्रेरक भेजेगी जिसके द्वारा इस प्रोलैक्टिन हार्मोन का स्त्रावन किया जाएगा। ओके, अब आगे हम फर्दर स्टडी करेंगे कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद में क्या बॉडी में अगर हम देखें तो 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहली होती है अंतःस्रावी ग्रंथियां या एंडोक्राइन ग्लैंड। सेकंड नंबर होता है वह है बहिःस्रावी ग्रंथियां, बहिःस्रावी ग्रंथियां। और थर्ड होती है मिश्रित ग्रंथियां। तो जो बहिःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, अब एंडोक्राइन ग्लैंड आपने पढ़ ली, इसमें कुछ होती हैं, ज़्यादातर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन का सॉरी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होंगी वो हार्मोन का स्त्रावन करेंगी और हार्मोन बहुत ही कम मात्रा में सीक्रेशन होगा, बायोकेमिकल मैसेंजर के रूप में कार्य करेगा। ये हार्मोन 1903 में अर्नेस्ट स्टारलिंग और विलियम बेलिस नामक वैज्ञानिक ने 1903 में सीक्रेटिन नामक पहला हार्मोन ड्यूडेनम से खोज लिया था। अब अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात करें तो जैसे थायराइड ग्रंथि हो गई, एड्रिनल ग्रंथि हो गई, पीयूष ग्रंथि हो गई, पीनियल ग्रंथि हो गई, ये सभी क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, और अंतःस्रावी ग्रंथि नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं, यानी ये अपना जो सीक्रेशन होता है उसको डायरेक्टली ब्लड में सीक्रेट करती हैं और टारगेट अंग तक पहुंचाती हैं। और टारगेट अंग संबंधित कार्य जो भी है, जैसे तापमान का नियंत्रण करना, भूख प्यास का नियंत्रण करना, ठीक है, ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करना, रेस्पिरेटरी रेट का नियंत्रण करना, इन सभी कार्यों को संपादित करेगा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़ी और अंतःस्रावी ग्रंथियों के हमने उदाहरण भी पढ़े। और उसके बाद में हार्मोन पढ़ा, जो विलियम बेलिस और अर्नेस्ट स्टारलिंग ने 1903 में सीक्रेटिन नामक हार्मोन को खोजा था ड्यूडेनम की श्लेष्मा से, उसके बारे में पढ़ लिया। हार्मोन जो होते हैं वो प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, जिनका अपने एग्जाम्पल पढ़ा था। प्रोटीन प्रकृति में इंसुलिन और ग्लूकागोन 2 हार्मोन होते हैं जो प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। उसके अलावा कुछ हार्मोन ऐसे भी होते हैं जो अमीनो अम्ल युक्त भी होते हैं या अमीनो एसिड युक्त होते हैं। उनका उदाहरण हमने पढ़ा था एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। ये दोनों हार्मोन एपिनेफ्रिन 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 और नॉर एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन ये अमीनो अम्ल युक्त हार्मोन कौन से होते हैं? अमीनो अम्ल युक्त हार्मोन। उसके बाद में स्टीरॉयड हार्मोन भी हमने पढ़े थे। स्टीरॉयड हार्मोन, स्टीरॉयड हार्मोन में हमने पढ़ा था स्टीरॉयड हार्मोन। स्टीरॉयड हार्मोन में हमने क्या पढ़ा था? जैसे एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब
हमने स्टीरॉयड हार्मोन पढ़े थे। टेस्टोस्टेरोन भी इसमें आता है, टेस्टोस्टेरोन भी इसमें आता है, टेस्टोस्टेरोन। और ये स्टीरॉयड हार्मोन जो क्या करते हैं, कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म, कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म की दर को नियंत्रित करते हैं। किस प्रकार से, क्योंकि ये सेल के अंदर जाएंगे और एक्सेप्टर से जुड़ेंगे। जैसे ये ग्राही के साथ जुड़ेंगे तो प्रोटीन निर्माण की क्रिया को बाधित कर देंगे, कौन, स्टीरॉयड हार्मोन। इस कारण ये मेटाबॉलिज्म की क्रिया को जो है बाधित करते हैं या फिर उसमें बैरियर का कार्य करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है माय डियर फ्रेंड्स, वो होती है पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। सबसे छोटी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वो होती है पीनियल ग्रंथि। सबसे बड़ी, सॉरी, सबसे बड़ी थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड ग्लैंड, जो कि गले में पाई जाती है, सबसे बड़ी होती है। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि। सबसे छोटी ग्रंथि की अगर अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो वो होती है पीनियल ग्रंथि, ब्रेन में पाई जाती है पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। ओके, तो एक प्रकार की ग्रंथि हमने पढ़ ली है, पहले प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़ी। ठीक है, उसके बाद में तीन प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, पहली अंतःस्रावी ग्रंथि, दूसरी बहिःस्रावी ग्रंथि और तीसरी होती है मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, तो पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं बहिःस्रावी ग्रंथि का। बहिःस्रावी ग्रंथि, या जिन्हें हम बोलते हैं एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड, वे ग्रंथियां, अब देखो, एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं उनके द्वारा जो पदार्थ स्त्रावित किए जाते हैं वो कौन से पदार्थ थे, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा जहाँ पर हार्मोन का स्त्रावन किया जाता है, वहीं बहिःस्रावी ग्रंथि जो होती हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, उनके द्वारा एंजाइम का, एंजाइम का, ठीक है, सीबम यानी पसीना, सीबम यानी तेल, तेल ये गाढ़ा द्रव्य जो होता है उसको बोलते हैं सीबम, सीबम, दुग्ध, स्वीट यानी पसीना, स्वीट, अश्रु, अश्रु आदि जो पदार्थ होते हैं उनका स्त्रावन किया जाता है बहिःस्रावी ग्रंथि के द्वारा। दुग्ध, देखो,
अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित जो पदार्थ होते हैं वो होते हैं हार्मोन। दूसरी बात, बहिस्त्रावी ग्रंथि के द्वारा जिन पदार्थों का सीक्रेशन किया जाता है उनमें आते हैं एंजाइम, सीबम, मिल्क, स्वीट और अश्रु यानी आंसू। इन सभी पदार्थों का स्त्रावन किया जाता है। ठीक है, तो जो सीबम होता है उस सीबम ग्लैंड्स के द्वारा, सीबम ग्रंथि के द्वारा, इसमें बहिस्त्रावी ग्रंथियों के उपभाग होते हैं। ये सीबम ग्रंथि, ये होते हैं दुग्ध ग्रंथि होती हैं अपने, दुग्ध ग्रंथि, मेमरी ग्लैंड्स, दुग्ध ग्रंथि, स्वीट ग्लैंड के द्वारा पसीना का स्त्रावन किया जाता है। और ये होती हैं लेक्राइमल ग्लैंड। लेक्राइमल ग्लैंड जो होती हैं उनके द्वारा किसका स्त्रावन किया जाता है? अश्रु का। लेक्राइमल ग्रंथि, लेक्राइमल ग्रंथि के द्वारा अश्रु का। स्वीट ग्लैंड यानी पसीना ग्रंथि के द्वारा किसका? पसीना। और मेमरी ग्लैंड्स जो होती हैं उनके द्वारा मिल्क, मिल्क का स्त्रावन किया जाता है। सेबेसियस ग्लैंड जो होती हैं उनके द्वारा सीबम का स्त्रावन किया जाता है। और ज़्यादातर जो बहिस्त्रावी ग्रंथियां होती हैं उनके द्वारा एंजाइम का स्त्रावन किया जाता है। अब सबसे पहले खोजा गया एंजाइम, सबसे पहले खोजा गया एंजाइम, सबसे पहले खोजा गया एंजाइम जो था वो था जाइमेज। क्या डियर फ्रेंड्स? जाइमेज। बहिस्त्रावी ग्रंथियों के द्वारा एंजाइम, सीबम, मिल्क, स्वीट, अश्रु आदि पदार्थों का स्त्रावन किया जाता है। इनमें ज़्यादातर जो बहिस्त्रावी ग्रंथियां होती हैं, द मोस्ट ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स सीक्रेट द एंजाइम्स। ज़्यादातर बहिस्त्रावी ग्रंथियां एंजाइम का सीक्रेशन करती हैं और जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं। मोस्टली प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। ज़्यादातर एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के नहीं भी होते हैं, वो नॉन प्रोटीनियस मैटर नेचर के होते हैं। उनमें आता है राइबोजाइम। राइबोजाइम नॉन प्रोटीन। राइबोजाइम राइबोजाइम ये एंजाइम जो होता है वो नॉन प्रोटीन यानी अप्रोटीनीय प्रकृति का होता है। अप्रोटीनीय अप्रोटीनीय प्रकृति का। बताओ अप्रोटीनीय प्रकृति का या नॉन प्रोटीनियस मैटर नेचर का कौन सा एंजाइम होता है? तो वो होता है राइबोजाइम। ये आरएनए से बना हुआ होता है। किससे डियर फ्रेंड्स? इसका निर्माण होता है आरएनए से। और अल्टमैन ने इसकी खोज की थी। इसको किसने खोजा था? शेक और अल्टमैन ने। शेक और अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने राइबोजाइम की खोज की। अल्टमैन ने।
ओके, तो ज़्यादातर जो एंजाइम होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ज़्यादातर जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, लेकिन राइबोजाइम जो होता है वो आरएनए से बना हुआ होता है, जिसको किसने खोजा था? सेक और अल्टमान ने। और सबसे पहले खोजा गया जो एंजाइम था वो था माय डियर फ्रेंड्स जाइमेज। क्या था? जाइमेज एंजाइम यीस्ट से खोजा गया था, बकनर नामक वैज्ञानिक ने। बकनर। सबसे पहले खोजा गया एंजाइम सबसे पहले खोजा गया जो एंजाइम था उसका नाम था यीस्ट की कोशिकाओं से जाइमेज। जाइमेज नामक एंजाइम को सर्वप्रथम खोजा। कहाँ से? यीस्ट की सेल से। यीस्ट सेल से किसने खोजा था? बुकनर नामक वैज्ञानिक ने। बुकनर नामक बुकनर ने बुकनर ने खोजा था। तो बताओ, सबसे पहले खोजा गया हार्मोन कौन सा था? सीक्रेटिन। कहाँ से खोजा गया था और किसने खोजा? 1903 में स्टारलिंग और विलियम बैलिस ने खोजा था 1903 में ड्यूडेनम की श्लेष्मा सेल से। ठीक है। और सबसे पहले खोजा गया जो एंजाइम था वो जाइमेज एंजाइम था। कौन सा? जाइमेज एंजाइम, जिसे बुकनर नामक वैज्ञानिक ने यीस्ट की सेल से खोजा था। मैंने बताया था कि ये जो एंजाइम जो होते हैं वो किनका सीक्रेशन होती हैं, मतलब किससे निकलते हैं? ये बहिस्त्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं। और बहिस्त्रावी ग्रंथियां जो होती हैं वो नलिका युक्त ग्रंथियां होती हैं। नलिका युक्त ग्रंथियां होती हैं। बहिस्त्रावी ग्रंथियां बहिस्त्रावी ग्रंथि, ये ग्रंथियां जो होती हैं वो नलिका युक्त होती हैं। नलिका युक्त होती हैं। इनका स्त्रावन जो होता है वो एंजाइम, पसीना, दुग्ध, अश्रु आदि होता है। आदि होता है। ठीक है। और ये जो बहिस्त्रावी ग्रंथियां होती हैं, जैसे अपना डाइजेस्टिव ग्रंथि जितनी भी होती हैं, डाइजेस्टिव ग्रंथि जितनी भी होती हैं वो क्या होती हैं माय डियर फ्रेंड्स? बहिस्त्रावी ग्रंथियां। लार ग्रंथियां जितनी भी होती हैं, उदाहरण पाचक ग्रंथियां। बताओ किसका है उदाहरण है पाचक ग्रंथियां? बहिस्त्रावी ग्रंथि का। क्योंकि नलिका के माध्यम से नलिका के माध्यम से एंजाइम का स्त्रावन करती हैं। एंजाइम स्त्रावन। ऐसे ही लार ग्रंथियां लार ग्रंथियां ये भी देखो, जैसे पेरोटिड ग्रंथि हो गई, वो अपने कान के पीछे पाई जाती है और एक डक्ट के द्वारा वो अपने मुंह में खुलती है, तब जाकर लार आती है।
इसी प्रकार से जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होती हैं वो भी किसका एग्जाम्पल होती हैं, वो भी अपने बहिस्रावी ग्रंथि का एग्जाम्पल होती हैं, क्योंकि एक डक्ट के द्वारा अपने जो स्टोमक है उसमें जितने भी प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं उनको एक डक्ट के द्वारा ये स्रावित करती है। इसलिए पाचक ग्रंथि भी किस टाइप की ग्लैंड हो गई, तो ये भी एक एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल है। साथ में लार ग्रंथियां जो हैं लाइक पेरोटिड ग्रंथि, पेरोटिड पेरोटिड ग्रंथि, ये भी क्या है, ये भी लार ग्रंथि हैं, क्योंकि जैसे पेरोटिड ग्रंथि होती है वो एक प्रकार की लार ग्रंथि होती है और अपने कान के पीछे पाई जाती है। ठीक है, तो आज के एपिसोड में विदा लेते हैं, आज पढ़ेंगे इतना ही, बाकी कल मुलाकात करते हैं। ओके, थैंक यू।